यहाँ पे देखते हैं, ये चीज आपने डिस्कस करनी है। तो देखो, बैक प्रोपेगेशन के बारे में बात जो है वो लास्ट क्लास से ही हो गई थी कि बैक प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि आउटपुट लेयर के ऊपर जो भी आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, जैसे यहाँ देखो, ये रहा, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हुआ है। इसमें जो भी आउटपुट लेयर के ऊपर रिजल्ट आएगा, जब ये वापस ही इधर भेज दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही होंगी या डिफरेंस इन द वैल्यूज आ रहा होगा, तो फिर उसी वजह से इस चीज को हम बैक प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम जो आने वाले रिजल्ट्स होते हैं उसको वापस इनपुट कर देते हैं, ताकि इसलिए कि हमारे पास जो इम्प्रूव हो सके एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। तो अब हम अगर यहाँ देखें तो ये कहता है कि इट इज अ ट्रेनिंग मेथड यूज्ड इन एआई टू इम्प्रूव एक्यूरेसी बाय एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ कनेक्शन। तो अच्छा, इसमें ये जो इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है आपके पास सुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है। तो इसमें क्या चीज होती है, वो ये चीज कहता है कि फॉरवर्ड पास, कि इनपुट डाटा जो आया हुआ होता है पासिस थ्रू द नेटवर्क लेयर बाय लेयर। जो इनपुट डाटा होता है वो आप लेयर बाय लेयर आगे भेजते हो, और उसके बाद जो नेटवर्क है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फिर जब वो प्रोड्यूस करता है उसकी एक प्रिडिक्शन ही होती है, जो आउटपुट आ रहा होता है किसी भी चीज का। मिसाल के तौर पे फेशियल रिकॉग्निशन आ सकता है, तो आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। अब वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट है उसको देखना पड़ेगा। तो जो आउटपुट होता है इज कंपेयर टू द एक्चुअल टारगेट वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल टारगेट वैल्यू होती है रिकॉग्निशन करने वाली, कि भाई रिकॉग्नाइज हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो ये मैच करके दिखता है कि आज ही कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो मैच हो रहे हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन में ही हमने बात की थी कि कोई आंसर आ रहा है, तो एक रियल पिक्चर को उसने, रियल पिक्चर को पासपोर्ट पिक्चर के साथ लेट सपोज मैच किया, दी गई उसको, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि वो ये देखेगा कि यार ये रियल पिक्चर से कितना मैच कर रही है। तो अगर आपको वो, यानी ये चेक करेगा, जो उसका एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट आएगा वो 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, तो फिर वो मजीद जो है उसको आउटपुट आने वाले डाटा को वापस भेजेगा। तो वो आउटपुट आने वाला डाटा जो है वो दोबारा इनपुट के ऊपर जाएगा, और फिर दोबारा हिडन लेयर्स के जरिए मजीद डाटा को सर्च किया जाएगा, तब तक जब तक कि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट इंप्रूव ना कर जाए। तो जो भी आपका टारगेट आउटपुट है और जो आउटपुट आ रहा है, उनके दरमियान की जो चीज कहलाती है वो एरर कहलाती है। क्या ये बात समझ में आती है? तो कहते हैं द एरर इज प्रोपेगेटेड बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क। फिर जो एरर आता है उसको दोबारा वापस भेजा जाता है, एंड देन ईच लेयर कैलकुलेट्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एरर। फिर जो हिडन लेयर्स होती है, हिडन लेयर्स का मतलब होता है कि मजीद डाटा रिफाइन किया जाता है, मजीद डाटा सर्च किया जाता है, फिर जो वापस दोबारा भेजा जाता है, तो फिर उसके बाद आपके पास चांसेस होते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव हो सके। ये बात समझ में आती है? तो वेट्स ऑफ द कनेक्शंस आर अपडेटेड। वेट्स ऑफ द कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हिडन लेयर आपको रिजल्ट दे रही होती है, उसके जो पैरामीटर और उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो दोबारा अपडेट होती हैं, ठीक है, यूजिंग एन एल्गोरिथम। और फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि जी मजीद फ्यूचर के अंदर एरर्स जो है वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि जो मशीन लर्निंग के अंदर जो भी गलतियां हो रही हैं वो इससे सीखे, ठीक है, और एक ऐसा मॉडल बने जो ओवर द टाइम जो है एक्यूरेट हो रहा हो, ठीक है। एंड अलाउ मल्टी लेयर नेटवर्क्स टू फाइन ट्यून ऑल लेयर्स। तो जितनी भी हिडन लेयर्स हैं उसको फाइन ट्यून कर सके, नॉट जस्ट द आउटपुट, यानी लेयर्स के ऊपर भी अपडेट आ जाए, लेयर्स भी करेक्ट डाटा के साथ जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो। तो उसकी कॉमन एग्जांपल है इमेज रिकॉग्निशन, एक तो मैंने बात की। अब यहाँ दो चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल ये चीज हो सकती है। अब स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में ये होता है, जैसे हम कहते हैं ना टेक्स्ट टू स्पीच। तो कभी आपने देखा होगा कि अगर आप कोई जुमला बोलते हो तो वो सही से उसको पकड़ नहीं पाता, ऐसा हुआ है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कि हम टेक्स्ट टू स्पीच की बात करते हैं तो हम कहीं पे जो टेक्स्ट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के अंदर वो उसको समझ नहीं पाता, या ऐसे वर्ड्स जिसको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं, जो आ, बोलने में एक जैसे होते हैं बट उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है, ऐसा है? जैसे हम कहते हैं ना होल, होल, ये ना, अब किसी शख्स को बोलने में, प्रोनाउंस करने में, अब एक लफ्ज होता है होल जो बात करता है सारी, और एक होता है होल जो बता दे कि भाई कोई गधा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया कि स्पीच रिकॉग्निशन में ऐसे मसाइल आते हैं। ऐसे कोई और वर्ड्स आप लोग बता सकते हो कि जो आप बोलते हो और आपको खुद बोलने में भी प्रोनाउंसिएशन में डाउट हो रहा होता है, तो जाहिर है अगर वो आपको वो वर्ड ला के दे रहा है तो वो वर्ड रिजल्ट तो सही नहीं आ रहा। तो अब होगा क्या, इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो लोग बोल रहे होंगे, तो वो उन सब की प्रोनाउंसिएशंस को अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा।
देयर की अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए सारा ने अच्छी है, कि देयर की एग्जाम्पल दे रहा है ये। तो अब देयर की एग्जाम्पल के अंदर जहां पे THEIR की बात करेंगे और THERE करेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो अब देयर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, देयर का लफ्ज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देयर उनका उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा वाला देयर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक अलग डिफरेंट मीनिंग है। तो अब क्या होता है कि डायरेक्शन और लोकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डायरेक्शन और लोकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सिट ओवर दियर, वहां जाके बैठो, ठीक है। और ये वाला जो दियर है ऊपर वाला, हम ये कह सकते हैं देयर की क्या जुमला बना सकते हैं हम यहाँ पे, देयर हाउस, ठीक है ना। तो अब हम वहां पर बता रहे हैं कि ये उनका घर है। तो अगर हम इस तरह से बात करें, ये उनका घर है, देयर हाउस, तो अब वहां पे वो बिलोंग कर रही है कि भाई ये चीज इसकी प्रॉपर्टी है और ये किसी चीज की सर्टेन डायरेक्शन है। तो यहां पर भी क्या होगा, इनपुट लेयर के ऊपर जो आपकी आवाज, दुनिया भर में लाखों लोग, हजारों लोग ये दो जुमले इस्तेमाल करते होंगे, तो उसके अंदर इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि यार देयर कब इस्तेमाल करना है और देयर कब इस्तेमाल करना है। तो ये सारी की सारी चीजें मशीन लर्निंग में होती हैं। फिर सिमिलरली लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करना। अब आपको याद हो, अगर आप गूगल पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन पहले किया करते थे, तो वो बहुत अजीब सी ट्रांसलेशन आती थी। अब आप लोगों को पता है कि एक सेंटेंस मेकिंग होती है कि आप एक इंग्लिश बोल रहे होते हो और उस इंग्लिश का एक प्रॉपर आप उर्दू निकाल लेते हो। लेकिन अगर इसी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर बात करो, तो वहां पर समटाइम ऐसा होता था कि जो वर्ड्स होते थे इंग्लिश के, उन वर्ड्स की जो ट्रांसलेशन उर्दू में आती थी, उसके मायने मुख्तलिफ हो जाते थे, बदल जाते थे। तो अब ये भी चीज क्या हो गई, यहाँ पे भी यही चीज होगी कि बैक प्रोपिगेशन के अंदर ये होगा कि जैसे जैसे, यानी एक्यूरेट आउटपुट जो है, एक्यूरेट आउटपुट आपको नहीं मिल रहा लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर, तो फिर क्या होगा कि जब उसके मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बैक प्रोपिगेशन का मतलब होगा कि वो जो भी आउटपुट आ रहा होगा उसको दोबारा इनपुट पे दिया जाएगा। और हिडन लेयर के ऊपर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स या टेस्ट डाटा आपके पास मौजूद होंगे, जो इस वाली चीज को रिकॉग्नाइज कर सकें और रिफाइन कर सकें। यहां तक बताओ समझ में आई बात सबको, आर्थर, सारा, फातिमा, हुजैफा, माजिद, सबको ये बात समझ में आ रही है। यहां पर आप देख सकते हो एक इनपुट लेयर है। अब इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ट्रांसलेशन की बात ले लो। तो इनपुट लेयर से आपने जो भी आपने वर्ड्स भेजे, 10 या 12 वर्ड्स आपने भेजे उस सेंटेंस के, तो हिडन लेयर पे जाके अगर ट्रांसलेशन होनी है, तो उन वर्ड्स की ट्रांसलेशन होगी। और ट्रांसलेशन होने के बाद आउटपुट लेयर पे उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट रियल पे जब रिजल्ट आएगा, तो एक्चुअल टारगेटेड आउटपुट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो अब ये क्या करेगा, वो कह रहा है ना, डिफरेंस इन अ डिजायर्ड वैल्यू। अगर आपके पास डिफरेंस है डिजायर्ड वैल्यू में, तो फिर आप क्या करोगे, फिर वही जो रिजल्ट्स होंगे वो दोबारा बैक प्रोपेगेट कर दिए जाएंगे, वापस भेज दिए जाएंगे कि भाई ये सही नहीं है। और फिर उसके बाद क्या चीज होगी, उसके बाद दोबारा जो है वो रिजल्ट्स दोबारा हिडन लेयर की तरफ जाएंगे। और हिडन लेयर पे जाने के बाद दोबारा उनके वेट एडजस्ट होंगे। और वेट एडजस्ट होने का मतलब ये है कि वो जो रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे होंगे, तो उसका मतलब उसको पता होगा कि यार एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो दोबारा मजीद रिफाइन करेगा, ठीक है, रिसर्च करेगा, और उसके बाद फिर आपको दोबारा रिजल्ट्स भेजेगा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट सपोज स्टेक खाने के लिए जाते हो, और स्टेक अगर आपके पास आता है, कोई भी आप फूड खाने जाते हो, और वहां पे क्या होता है कि वो फूड आपके सामने पेश किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपको लगता है कि यार वो अंडर कुक है, ऐसा है या नहीं है, तो अब आप उसको क्या करोगे, आप उसको वापस भेजोगे, क्योंकि वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से नहीं आया। उसको बिल्कुल एक्यूरेटली कुक होना चाहिए था, नहीं आया, अब आप उसको वापस भेजोगे। तो अब इसका क्या मतलब होगा, हिडन लेयर का मतलब होगा कि वो वापस जाएगा किचन में, और किचन में वापस जाने के बाद उसको मजीद जितना कुकिंग टाइम चाहिए होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जब मजीद कुकिंग टाइम उसको चाहिए होगा, तो वो उसी तरह मजीद कुक किया जाएगा और फिर वापस आपके सामने लाके पेश किया जाएगा प्रॉपर कुक करके, ठीक है। तो अब उसका मतलब ये कि जो आपका टारगेट रिजल्ट है वो अचीव हुआ नहीं हुआ। तो ये इसकी वन ऑफ द एग्जांपल हो सकती है कि अगर आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो और उस प्रोसेस के अंदर आपको आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा। यहाँ तो हमने देख लिया कि उसकी 3 एग्जांपल्स हमारे सामने थी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम था, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम था, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम था। तो यहाँ पर अगर हमारे पास उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए थे, आप लोग अगर टेक्स्ट टू स्पीच के लिए आप कोई मैसेज किसी को भेजना चाहते हो, तो आप जब टेक्स्ट से स्पीच कर रहे हो, स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो सेंटेंस बन रहा है वो सही नहीं बन रहा।
क्योंकि वो या तो आपकी आवाज रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा या फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ रहा। तो फिर ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरनेट पे काम कर ही रहा होता है, मशीन लर्निंग तो पीछे चल ही रही होती है, तो फिर ये पूरी कोशिश करता है कि आपको उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। तो वो आपसे पूछता है कि वर दीज रिजल्ट हेल्पफुल और नॉट। आपने ये चीज देखी होगी। तो वो इसी चीज की इंडिकेशन होती है कि हाँ जी, वो ये पता करना चाहता है कि आपको आपके हिसाब के डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। बताओ भाई, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो गूगल ट्रांसलेट है यहाँ पे ये फिर भी काफी हद तक जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है, जो हमारे लिए सही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि गूगल ट्रांसलेट के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर ये गलत रिजल्ट्स देगा, हम कोई ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं, तो ये इसकी अच्छा इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल वो होती है ना, कि जो हम मुहावरा इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर सेंटेंस कुछ अलग होता है, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ अलग होता है। ऐसा कुछ होता है? कोई याद आ रहा है तुम्हें? इडियम्स के अंदर ऐसा होता है, तो कोई एक इडियम बताओ, वो हम चेक करके यहाँ देख लेते हैं। कोई इडियम याद करो। यहाँ पे फिर मसला आता है इस तरह की चीजों का ना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो एक तो ये आ गया। तो कहते हैं ना, ये सर इट विल ट्रांसलेट लिटरली एंड नॉट सी एनी मीनिंग। तो देखो यहाँ पर अब ये मसले हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे ना। तो एक और भी था ना कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। शायद ये तो सही निकल आया। और इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो मीनिंग में ये यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो एआई की वजह से एक तो बेहतरी आई है, लेकिन अगर आप करो, हाँ, अब जैसे ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी फातिमा ने कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है ना। तो अगर इसको भी देख लेते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ देखो, बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है। तो यहां से देखो हमें समझ में आ गया कि अब क्या है, हमें इसको बैक प्रोपिगेट करना होगा। हम इसको जब फीडबैक देंगे, ठीक है। तो यहां से देखो हमने इसकी फेयर रिजल्ट्स भी निकाले, और फिर हमने देखा कि ये इडियम्स और फ्रेजेस के केस के अंदर हमें क्या ट्रांसलेशन देता है। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर इसको किस चीज की जरूरत है, फिर यहाँ पर इसको जरूरत है कि यहाँ पर ये बैक प्रोपिगेशन अप्लाई करे और फिर बेहतर रिजल्ट दे। तो वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो ये देखो, ये एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रांसलेट कर रहा है वर्ड टू वर्ड करके। तो फिर ये चीजें फीडबैक में जाके अगर बताई जाए, तो फिर ये बेहतर तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सेस दे सकता है। तो बैक प्रोपिगेशन की बात यहाँ खत्म होती है। अब हम रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो रिग्रेशन का केस इससे मुख्तलिफ होता है कि जितनी हमने पिछली एग्जाम्पल्स देखी थी ना, वो उनका डाटा मुख्तलिफ था। इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये बैक प्रोपिगेशन इन चीजों के ऊपर काम कर रहा था। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो मेन काम होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर होता है। तो रिग्रेशन भी हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे पास मशीन लर्निंग को बेहतर करने का मेथड है, टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज रादर देन कैटेगरीज। जैसे हम यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज, इमेज, स्पीच और लैंग्वेज पे बात कर रहे थे, ये उस पे बात नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज के ऊपर बात करेगा। तो इसके ऊपर क्या होता है कि द एम इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर एंड अ न्यूमेरिकल आउटपुट। जैसे कि अगर हम इस टाइम पर 2026 में आज के दिन पे इंटरनेट के ऊपर लिखते हैं कि अगर हमारे पास लेट सपोज 400 स्क्वायर यार्ड्स का कोई प्लॉट है, तो उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब आप ये जितना कुछ डाटा गूगल से मांग रहे होते हो ना, आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, तो एक चीज आती है, कौन सा, डकवर्थ लुइस मेथड, नाम सुना है? डकवर्थ लुइस मेथड में होता है कि जब बारिश वगैरह होती है मैच में, तो उसमें एक टेबल चल रहा होता है हर ओवर की, हर बॉल के साथ। कि मिसाल के तौर पर एक टीम ने 20 ओवर्स के अंदर जो रन बनाए वो बनाए 180, ठीक है, फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? अच्छी बात है यार, तुम लोग तो बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, क्रिकेट नहीं देखते। तो 20 ओवर के अंदर 180 रन बनाए, और डीएनएल मेथड कहलाता है। आप इंटरनेट के ऊपर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे भी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। डीएनएल मेथड कहलाता है।
तो अब क्या होगा कि अब बारिश शुरू हो जाती है, सेकंड इनिंग में बारिश शुरू हो जाती है। तो सेकंड इनिंग के अंदर कम से कम 5 ओवर्स का प्ले होना चाहिए, जो आईसीसी का रूल है। तो अब वो कहता है कि जी शुरुआत हुई मैच की और 2.4 ओवर्स हो गए। 2.4 ओवर्स के अंदर लेट सपोज स्कोर रहा 24 फॉर 1 विकेट। ठीक है। तो अब प्रिडिक्शन क्या होगी, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट की जाती हैं। ठीक है, कि अगर 2.4 के ऊपर ये है तो लेट सपोज 2.5 के ऊपर करंटली इस टीम का स्कोर क्या होना चाहिए कि वो आगे निकल जाए पहली वाली टीम से। तो लेट सपोज अगर आता है कि भाई 28 फॉर 1 होना चाहिए, तो अब जैसे ही अगली बॉल हुई और 28 फॉर 1 हो गया, और अब हो गई बारिश, और 2.6 वाली बॉल हो ही नहीं सकी, तो फिर जो टीम 2 है वो विन कर जाएगी, क्योंकि उसने 28 फॉर 1 अचीव कर लिया। और अगर दूसरी वाली टीम का 28 नहीं था स्कोर, इट वाज 26, सिर्फ 2 रन बने, तो फिर वो कहेगा नहीं जी ये टीम जो है वो हार गई। तो यहां पर ये जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर हो रही है ना। खैर मुझे एक एग्जांपल याद आ गई तो मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दे दी। फिर इसी तरह अगर आप बात करते हो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 400 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर, तो आपको बताना होगा कि भाई 400 स्क्वायर यार्ड्स है और उसमें क्या क्या चीजें आपने रखनी है। तो देखो लीनियर रिग्रेशन के अंदर यही बात कर रहा है कि प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन स्क्वायर फुट। यहां पर इसने एग्जांपल ये दिए कि अगर आप साइज ऑफ द हाउस डालते हो, आउटपुट में उसकी एस्टिमेटेड प्राइस डालते हो, तो मॉडर्न क्या करेगा, जो मॉडल होगा वो बताएगा कि यार उस हिसाब से एस्टिमेटेड प्राइस क्या चल रही है और साइज ऑफ द हाउस क्या है। तो उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन करके आपको बता देगा कि जी क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो रिग्रेशन मेथड्स आप फिर वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल करते हो। ये जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, क्रिप्टो वगैरह में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो, या आप डिजिटल करेंसी के अंदर किसी न किसी ऐसी सर्विस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आपको आगे आगे फ्यूचर में रीपे करे, तो फिर आप यहां पर इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए, रिस्क प्रिडिक्शन के लिए, कि किसी भी शेयर को लेने में आपको नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है। ठीक है। अब जैसे ये जंग शुरू हो गई है, अब जंग शुरू होने के ऊपर अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर डालो, और अगर आप सर्टेन कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब आप उससे पूछ सकते हो कि भाई अगर ऐसे पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो फिर शेयर्स की प्राइसेस इस सर्टेन कंपनी की कहाँ गई हैं। तो वो आपको उसकी रिस्क प्रोडिक्शन भी कर देता है। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है या उसके बारे में किसी ने पढ़ा है? तो ये भी जितना काम हो रहा है कि जिसके अंदर आपकी जो नहीं पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। तो खैर चलो, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है? छोटी सी चीज इसके बारे में बता देता हूँ, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर मैं आपको दिखा सकूं। हर्ड ऑफ इट, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है? तो यहां पर आपको ऐसा बहुत सारा डाटा मिलेगा जो रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि अगले 6 महीने में गिवन डाटा के हिसाब से, यानी पिछले 6 महीने में रिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल डाटा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल डाटा आ रहा होता है, ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये कुछ कंपनीज हैं। कॉमनली अगर मैं आपको यूज दिखाऊं, इसमें आता है इसकी मार्केट समरी। मार्केट समरी में वो ये बताता है कि जी ये लेट सपोज ये पाकिस्तान स्टॉक इंडेक्स में व्हाट क्रिप्टो एंड गोल्ड सर्विस सर व्हाट क्रिप्टो एंड गोल्ड सिल्वर प्राइसेस। तो अब जैसे यहाँ पर बता रहा है कि भाई हमारे ये जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है पाकिस्तान में, असेंबलर अलगाजी ट्रैक्टर है, एटलस होंडा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा होंडा कंपनी का, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आपको यहाँ नजर आ रहा है, एटलस होंडा कंपनी। अब आप इसके ऊपर जाके इसकी पूरी काफी जितनी भी पुरानी हिस्ट्री है उसको आप कंपनी वाइज देख सकते हो। ठीक है ना। तो अब इसका काम क्या होता है, अभी करंटली जैसे शेयर की बात चल रही है, तो एटलस होंडा का शेयर अगर आप देखो, तो ओपन हुआ था 165 रुपीज के ऊपर। ठीक है। और इसमें जो मार्केट बंद हुई है वो 161.9 पे गया है, या करेक्ट। इसका मतलब है इसमें आज के डे के अंदर जो डिक्लाइन आया है वो -9.46 का आया है। तो ऐसा होता है कि इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सारी हो रही हैं, तो ये इस बेसिस के ऊपर बताते हैं कि वो पिछले सालों में कितना रहा। ठीक है। तो अगर आप भी अभी भी गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, तो आप ये चीज निकालते हो ना कि यार गोल्ड के प्राइसेस पिछले 2 सालों में कितने रहे। फिर आप ये प्रिडिक्शन करना चाहते हो कि क्या अगले 2 सालों के प्राइसेस क्या होंगे। तो अब आपको जो अगले 2 सालों में गोल्ड के प्राइसेस हैं, या हाँ गोल्ड के प्राइसेस हैं, तो वो कैसे पता चलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी वो करंट सिचुएशन देखेगा कि हाँ जी एक वॉर हो रही है, वॉर होने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस अभी कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो वो ये देखिएगा यार जब प्रीवियस पिछले कुछ सालों के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन हुई थी कि वॉर हो रही थी, तो उस वक्त क्या ट्रेंड था, क्या गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी थी। तो वो उसी बेसिस के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ जी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी थी, तो वो आपको भी ये प्रेडिक्ट करके बताएगा हाँ जी बढ़ी थी।
फिर दूसरी चीज, वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो अमूमन पाकिस्तान के अंदर जून और जुलाई में अमूमन एक मूनसून सिस्टम आता है। अब ये मानसून सिस्टम तकरीबन कुछ बहुत बरस से आ रहा है, 50 60 70 बरस से आ रहा है। ठीक है, जून और जुलाई की बात करते हैं तो वो एक ट्रेंड होता है कि यार उस टाइम आना ही आना है। तो उसी की बेसिस के ऊपर जब वो महीना करीब आ रहा होता है तो फिर प्रिडिक्शन शुरू हो जाती है कि हाँ जी 15 तारीख से बारिशें शुरू हो जाएंगी। आप लोग भी अपने अपने रीजन्स में जहां हो, आप सुनते होगे कि हाँ जी अगले 5 दिन तक मौसम ऐसा रहेगा। तो वो क्यों ऐसा रहता है? वो इसलिए ऐसा रहता है कि भाई ये सारी वो प्रिडिक्शंस होती हैं जो पिछली हिस्ट्री में हुई भी होती हैं। तो वो पिछली हिस्ट्री को उठा के देख रहा होता है और उस हिस्ट्री को उठा के प्रिडिक्ट कर देता है। हाँ, उसके अंदर प्रिडिक्ट करते करते अगर कोई नई चेंजेस आती हैं तो वो उन चेंजेस को भी रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि फर्दर जब अगले साल दोबारा वो इस चीज की प्रिडिक्शन कर रहा हो तो वो उसने इस फैक्टर को अपने पास याद रखा हो। क्या ये बात समझ में आती है? तो फाइनेंस एंड हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल होता है। हेल्थ केयर में वहां इस्तेमाल होता है कि अगर कोई पेशेंट डायग्नोस्टिक विद कैंसर होता है तो ये पता करना कि यार इस ये कैंसर इसकी बॉडी में कितने हद तक फैल चुका है और इसके पास कितना टाइम है। तो ये सारी चीजें भी आप रिग्रेशन के जरिए जो है वो कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बताना मुझे। तो रिग्रेशन पे हमने काफी सारी बातें की। तो यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो रिग्रेशन का जो ज्यादा ताल्लुक होता है वो होता है मशीन लर्निंग बिल्ड्स हैवीली ऑन स्टैटिस्टिक्स। यानी मशीन लर्निंग के अंदर जो आपका वो होता है डाटा होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा जितना भी होता है वो सारा का सारा जो है रिग्रेशन के ऊपर बेस करता है। तो रिग्रेशन इज वन वे ऑफ एनालाइजिंग डाटा बिफोर इट इज इनपुट इनटू द सिस्टम और अ मॉडल। तो किसी भी सिस्टम को इनपुट करने से पहले जो डाटा को एनालाइज करना होता है वो रिग्रेशन करता है। तो रिग्रेशन क्या करता है? इज यूज टू मेक प्रिडिक्शंस फ्रॉम गिवन डाटा बाय लर्निंग सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जैसे आप लोग गाड़ी अगर लेने जा रहे हो कोई मार्केट में नहीं, तो अब आप मार्केट में सर्च करते हो कि यार मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, कोई गाड़ी नहीं आई है, इलेक्ट्रॉनिक कार आई है कोई मार्केट के अंदर। तो अब आप ये देखोगे कि यार क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदनी चाहिए? क्या पिछले 5 सालों में किसी और मुल्क के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कार्स आई हैं, क्या वो वहां सक्सेसफुल रही हैं या नहीं रही हैं? ठीक है ना? तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो चेंज। तो ये रिलेशनशिप भी देखता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज होने से क्या आपस में इंपैक्ट आता है। एंड दिस इज अ वैल्यूएबल टूल इन प्रिडिक्शन एंड इट इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग। और फिर ये किस में इस्तेमाल होता है? वेदर फोरकास्टिंग। तो अगर आप 12 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर देखना चाहते हो कि मार्च का टेम्परेचर क्या था, तो आप निकाल के उसको देख लो, गूगल के ऊपर सर्च करके बोल दो कि भाई गूगल मुझे ये बताओ कि भाई कराची में गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर मार्च में क्या टेम्परेचर रहा है। तो वो आपको 10 सालों के अंदर टेम्परेचर निकाल के दे देगा और आप देखोगे उसमें बड़ी सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी कि एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको नजर आएगा। मार्च का महीना अमूमन यहाँ पे थोड़ा बेहतर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। तो वो आपको प्रिडिक्ट कर सकता है कि जो मार्च का वेदर रहा है पिछले 10 सालों में, आप ये करके देख लेना। तो वो आपको बताएगा कि जी मार्च का वेदर जो है, और ये जो डाटा जो प्रिडिक्ट कर पा रहा है किस बेस के ऊपर कर पा रहा है कि इसके पास न्यूमेरिक वैल्यूज गई हैं। ठीक है। हाँ, तो उसके पास ये वैल्यूज गई हैं क्योंकि आज का टेम्परेचर अगर हम देखें तो हमें आज का टेम्परेचर मिल जाएगा कि भाई आज का टेम्परेचर जो है वो लेट्स सपोज 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो टेम्परेचर की रीडिंग तो डेली बेसिस के ऊपर होती है, तो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो रीडिंग न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर जो एनालिसिस करता है उसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं और ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करके कोई दूसरा टॉपिक भी देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये एक टेम्परेचर ग्राफ आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्राफ बता रहा है कि भाई आज का जो टेम्परेचर था वो मैक्सिमम गया है 34, ऐसे ही कुछ बता रहा है, इसके आसपास गया है। ठीक है, तो वो अब जो प्रिडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट बता रहा है डेज की, वो बढ़ रही है बिकॉज मार्च के बाद अप्रैल और मई जो है मजीद गर्म मौसम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो देखो अभी आपको बता रहा है टेम्परेचर ग्राफ, ये अभी इस मंथ का बता रहा है, ये फिर अप्रैल का बता रहा है कि अप्रैल में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अप्रैल के अंदर यहाँ पे ये बता रहा है कि अप्रैल के अंदर ये डे वाइज इतना टेम्परेचर रहेगा और उसका भी ग्राफ वो बता रहा है। तो ये जो चीजें आपको बता पा रहा है ये किस वजह से बता पा रहा है कि इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है जो प्रीवियसली पिछले सालों में रहा है, उसी की बेसिस के ऊपर ये प्रिडिक्शन कर पा रहा है। तो न्यूमेरिकल के ऊपर जितना भी काम कर रहा है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के ऊपर जितना भी काम हो रहा है वो सारा हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस होता है, जो पिछली तमाम वैल्यूज का रिकॉर्ड अपने पास रखता है और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो प्रिडिक्शन करता है। तो अगर आप इस तरह से ढूंढोगे निकालोगे तो वो आपको बताता रहेगा कि यार पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले महीनों में
जो रिजल्ट क्या रहा है। अब जैसे ये बात कर रहा है किसकी, जैसे मार्च 3 या मार्च 4 की बात कर रहा है ना, तो अब आप देख सकते हो कि ये पिछले 16 फरवरी का भी डाटा आपको बता रहा है। ठीक है। तो ये पिछले डाटा के ऊपर और प्लस जो फर्दर डाटा उसको पिछली हिस्ट्री के अंदर मिला हुआ होता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको बता पाता है कि भाई फर्दर जो है वो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं बैक प्रोपिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ देखो, अक्टूबर नवंबर 2532 रीसेंट पास पेपर है। रीसेंट पास पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डीप लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, डायग्राम में आपने देखा था। यहाँ आपसे ये पूछता है कि स्टेट वन एग्जाम्पल जहाँ डीप लर्निंग इस्तेमाल हो सके। ठीक है। तो हुजैफा ने कहा गेम्स, हाँ सही है, चेस गेम्स भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है। डीप लर्निंग फॉर एन LLM। LLM का मतलब, ठीक है, तो डीप लर्निंग आपके पास AI एजेंट्स जो होते हैं, जो आप अभी यूज करते हो, ये भी आ सकता है। फिर इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, चैट बॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स। 1 मार्क का है, मैं बातें बहुत सारी कर रहा हूँ, उसमें से कुछ भी आपको याद हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा चैटबॉट्स, चैटबॉट्स के ऊपर प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको देती हैं। इमेज रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन, ये तो हम पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं ना, कि इमेज रिकॉग्निशन फेशियल रिकॉग्निशन में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। और उसके अलावा LLM का जो तुमने इस्तेमाल किया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बिल्कुल है, इसमें भी इस्तेमाल होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये स्कीम, मार्किंग स्कीम का पार्ट है। और गेम्स, प्लेइंग चेस, क्योंकि चेस के अंदर क्या करता है वो, आपसे सीख रहा होता है, नहीं सीख रहा होता, आप गलतियां कर रहे होते हो, और फिर गलतियों के हिसाब से फिर वो आपको आसान खिला रहा होता है, लेकिन जब आप अच्छा खेलना शुरू हो जाते हो तो फिर वो आपके साथ ही बेहतर हो जाता है, होता है ना। फिर वो और अच्छा परफॉर्म करता है, फिर आपके लिए जीतना मुश्किल कर देता है। तो वेदर फोरकास्टिंग भी इसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल है। क्या ये बात समझ में आती है? फिर कहता है कि आइडेंटिफाई हाउ डीप लर्निंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। ये बड़ा आसान सा जवाब है, यूसुफ बताएगा। यूसुफ क्या जवाब होगा कि डीप लर्निंग जो है उसको इफेक्टिव कैसे बनाते हैं। ये बातों बातों में आज भी डिस्कस किया है हाँ शाबाश, सारा ने जवाब दे दिया। यूसुफ तुम भी बताओ भाई, बाकी भी बताएं क्या होगा। हम कैसे ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं डीप लर्निंग को, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आई ओनली रिसीव आंसर फ्रॉम सारा, आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम एवरीवन। तो ये बड़ा कॉमन सवाल है, देखो 1 मार्क का सवाल है, इसमें भी अगर भूल चूक करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो क्या होना चाहिए, हम उसको, यस माजिद ने भी सही जवाब दिया, शाबाश, कि हम ज्यादा लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हुजैफा की जवाब बिल्कुल सही है। तो इंट्रोडक्शन या फिर यूज ऑफ मोर लेयर्स, यूज ऑफ मोर हिडन लेयर्स। तो आप हिडन लेयर्स जितनी बढ़ा दोगे उतना ज्यादा जो है आपका डीप लर्निंग जो है अफेक्टिव रहेगा। ये बात समझ में आती है? आ गई। अब इसका जो एक सवाल है कि डिस्क्राइब द बैक प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स मेथड इन मशीन लर्निंग। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि जो इनिशियल आउटपुट होता है उसको कंपेयर किया जाता है एक्सपेक्टेड आउटपुट से। क्या ये बात मानते हो? ऐसे ही है ना, आपने देखा भी था कि जो आउटपुट आ रहा था उसको टारगेट आउटपुट से मैच किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इनिशियल इनिशियल आउटपुट आर कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो पहला तो ये जवाब है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से इनिशियल आउटपुट को कंपेयर किया जाता है, और फिर उसके बाद वेट एडजस्ट किए जाते हैं। वेट्स का मतलब जो उसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो वेटिंग्स आर एडजस्टेड, वेटिंग्स आर एडजस्टेड। वेटिंग्स का मतलब वही बात करूं मैं कि लेट्स सपोज स्टेक बनाना था उसने, अब स्टेक बनाया तो वो कच्चा था, तो वेटिंग एडजस्टेड का मतलब ये कि उसको मजीद कुक करना है, तो कितने टाइम के लिए करना है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। तो वेटिंग आर एडजस्टेड, वेटिंग आर एडजस्टेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस, टू मिनिमाइज द डिफरेंस
मैंने और भी बात की थी कि आर्टिफिशियल लर्निंग को यूज कर मशीन लर्निंग को यूज करते हुए अगर कॉफी बना रहे हो, तो कॉफी जो भी आती है आपके पास, तो उसका फीडबैक आप देते हो, कॉफी अच्छी बनी है, नहीं बनी है, स्ट्रांग है, नहीं है। तो आपसे जो भी इनपुट ले रहा होता है, तो आप बताते हो उसको कि यार कॉफी अच्छी बनी है, नहीं बनी है। अगर अच्छी नहीं बनी होती, आप कहते हो स्ट्रांग की रेटिंग लेट सपोज 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम उसको जो कॉफी बीन्स हैं उसकी मिकदार बढ़ानी होगी। अगर वो लेट सपोज 4 ग्राम या 5 ग्राम रख रहा था, तो वो 6 या 7 ग्राम रख देगा, ताकि फिर आप जो उसको रिजल्ट दो वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो वेटिंग्स आर एडजस्टेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे फिर नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आएगी, तो टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये हो गए इसके 2 मार्क्स। उसके अलावा क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम ज़ाहिर है, उसका इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स का। तो हम यहाँ इसके लिए ये भी हम बात कर सकते हैं कि कैलकुलस इज यूज टू फाइंड एरर्स। कैलकुलस इज यूज टू फाइंड एरर्स, ग्रेडियंट इन द ऑब्टेन्ड आउटपुट, इन द ऑब्टेन्ड आउटपुट। ये हो गए इसके 3 मार्क्स। और फिर उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स होता है, जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, फिर उसको हम फीडबैक के तौर पे न्यूरल नेटवर्क में वापस भेज देते हैं। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं चौथे मार्क के लिए कि द रिजल्ट्स आर फीडबैक इनटू द न्यूरल नेटवर्क, इनटू द न्यूरल नेटवर्क। यहाँ तक की बात समझ में आ गई 4 मार्क के लिए। इसमें इस बात का भी पॉइंट है कि वेट ऑफ ईच न्यूरॉन आर एडजस्टेड अंटिल द रिजल्ट इज एक्यूरेट, ठीक है, एंड द प्रोसेस रिपीट्स अंटिल रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक आपके पास रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं हो जाते। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होती हैं। अगली क्वेश्चन की जानिब चले। अभी यहाँ देख सकते हो कि रिग्रेशन या बैक प्रोपगेशन, ये आपको वैसे तो डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं आया हुआ पास पेपर के अंदर, बट यहाँ डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर और रिग्रेशन मेथड्स। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब आपको वेट को एडजस्ट करना पड़ता है रिजल्ट देने के लिए। तो इसका क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स से ही रिलेटेड है, 5B दे रहा है ना। इसका मतलब है जो सवाल होगा वो यही होगा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें आपने बतानी है। तो पहले सवाल देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से देखते हैं कि इसने यहाँ पर जो चीज मांगी है वो क्या है। 1 2 3 4 और ये 5, और ये है मई जून 2021 का। तो मई जून 2021 का खोल लेते हैं हम पेपर। वो नीचे ही मिलेगा हमें। ये अक्टूबर नवंबर 23 है। ये भी अक्टूबर नवंबर 22 है। अक्टूबर नवंबर 21 है। मई जून 21 आ गया। और मई जून 21 का 3 2 है ये 3 1 है, और ये 3 2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसने पूछा है वो हम बताएंगे। तो वही वाली चीज आ गई कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्राफ टू एड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने यहाँ पे बताना है कि भाई यूज ऑफ ग्राफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ग्राफ किस तरह से मदद देते हैं। तो फिर उसके जवाब में आपने लिखा था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ, एंड ग्राफ प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर रिलेशनशिप्स। एआई प्रॉब्लम्स कैन बी डिफाइंड, और ग्राफ में भी एनालाइज बाय रेंज ऑफ एल्गोरिथम विच इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग। एग्जांपल ऑफ इट विल बी बैक प्रोपगेशन एंड रिग्रेशन मेथड। तो यहाँ पर बस एक ये जो सर्च किया है मैंने, यहीं पे नजर आया, बाकी तो फर्दर मुझे कहीं डॉक्यूमेंट में ये नजर नहीं आया। ये एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया।
तो बस वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये बैक प्रोपगेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस वो मेथड्स होते हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर वेट्स को एडजस्ट करने में और प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि बेस्ड ऑन गिवन डाटा ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ सकते हैं। क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आती हैं, बताइएगा मुझे। तो क्लास तो हम यहाँ एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोकता हूँ। आपको एक दो डॉक्यूमेंट में भेज रहा हूँ, या उसको एक ही मर्ज करके भेज देता हूँ। उसको आपने पढ़ना है कल की क्लास से पहले, ठीक है। इसकी तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ रोकता हूँ और फिर वो आपको बताता हूँ। तो इसका, हाँ, इस तरह से कोई क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। रिग्रेशन का क्वेश्चन पास पेपर में आप सर्च करके देख लो। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं अगर, तो ये देख लो आप, यही खुला हुआ है हमारे पास पास पेपर 3। तो ये अक्टूबर नवंबर 2025 से लेकर 2021 से जब पेपर आया था, ये जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये पूरा कंबाइंड पेपर है ये रहा, 2021 तक का नजर आ रहा है। तो ये सारे वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। अब उन तमाम वेरिएंट्स के अंदर अगर आप देखो, तो यहाँ से अगर हम 1 से लेकर यहाँ सर्च करें, तो रिग्रेशन सारे पेजेस आपको राइट साइड पे नीचे नजर आ रहे हैं। कहीं पे भी इसका सवाल आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, बट टॉपिक है। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली फिर आपके केस में आ सकता है ना भाई। तो इसलिए उसको पढ़ना और उसको याद रखना तो फिर आपको जरूरी है। ठीक है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, रिवीजन नोट्स। तो इस रिवीजन नोट्स के अंदर आपके पास यहाँ नजर आ जाएगा रिग्रेशन, कि रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग यूज टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू रादर देन कैटेगरीज। द एम इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर एंड न्यूमेरिकल आउटपुट। अब ठीक है, तो ये नोट्स आपके पास गिवन है, आप इसमें से याद करके चले जाओगे, तो वो इंशाल्लाह आपके काम आ जाएंगे। ये बात समझ में आती है। हाँ, एग्जाम्पल का भी आ सकता है कि भाई रिग्रेशन मेथड कहाँ की एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ है, तो फिर आप बता सकते हो बिजनेस के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, हेल्थ केयर के अंदर है। ये सब चीजें आप बता सकते हो। ठीक है। तो माजिद अभी बताता हूँ, थोड़ा रुकना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर रुक रहा हूँ, और जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसका डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास की भी टाइमिंग पे आपसे बात कर लेते हैं।